नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के लगभग 3 महीने बाद 4 विधानसभा चुनाव और तमाम राज्यों में उपचुनाव संपन्न हुए। चुनाव के परिणाम आए और अब जिस तरह से होड़ मची हुई है कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है। अब केंद्र में उसकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है और एनडीए गठबंधन के विरोधी यानी इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है और विपक्ष खत्म हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ अफवाह है, गलत विचारधारा है जिसका प्रचार गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी आगे बढ़ा है। विधानसभा के 4 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से ज़्यादा मजबूत हुआ है और उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल, सोशल मीडिया पर कट्टर हिंदू संगठनों के लोग और गोदी मीडिया में धड़ल्ले से राहुल गांधी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ तो आवाज इस बार इस तरह की है जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकेंगे। एक बार राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई, घर छीना गया और अब नंबर आया है राहुल गांधी की नागरिकता छीनने का, फरमान जारी करने का अदालती निर्देश, जो कि निकट भविष्य में होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है और गोदी मीडिया और आईटी सेल के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी को देश निकाला कर दिया जाएगा, राहुल गांधी को देश से तड़ी पार कर दिया जाएगा, राहुल गांधी को इंग्लैंड यानी ब्रिटेन भेज दिया जाएगा, क्योंकि इनकी नागरिकता ब्रिटेन की है और भारत की भी है। भारत दोहरी नागरिकता में विश्वास नहीं करता है। ब्रिटेन की नागरिकता राहुल गांधी के पास पहले से है, इसलिए उन्हें ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। उनकी सांसदी फिर से छीन सकती है। लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह है और जिस तरह से अडानी के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है, उसकी प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बुरी तरह से खफा है और तमाम तरह के नैरेटिव और अफवाह चला के राहुल गांधी को कमजोर और विपक्ष नेता पद से हटाने, उनकी सांसदी छीने, उनका देश निकाला करने का षड्यंत्र रचा जा रहा। लेकिन यह षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी, शाह जिस तरह से राहुल गांधी के ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार और संविधान बचाने की मुहिम को लेकर के एक बड़े मुद्दे को ध्वस्त करने के लिए जो खेला खेल रहे हैं, यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड और संविधान के मुद्दे की काट के लिए भगवा गैंग ने जो मुद्दा तलाशा है, उससे देश बटेगा, कटेगा, टूटेगा और नष्ट हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई अपने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के वोट को बढ़ाने में, तो जो खेला खेला जा रहा है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने के लिए कट्टर हिंदुओं के द्वारा
जो खेला खेला जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समर्थक हैं, याद रहे कट्टर हिंदुओं के अलावा अधिकांश हिंदू इनके साथ नहीं है। जो हिंदू समाजवाद में, संविधान में, लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के साथ और इनके उग्र हिंदुत्व के साथ नहीं हैं। कुछ कट्टर संगठन हिंदुओं के हैं जो हिंदुओं को भड़का करके हिंदू मुस्लिम का खेला खेलने के लिए मुसलमानों के तमाम मस्जिदों पर को निशाने पर ले रहे हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को करके वहां पर राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, मंदिर का उद्घाटन किया गया 22 जनवरी 2024 को। तो इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बनारस यानी काशी में भी यही खेला खेलने की कोशिश कर रही है और सर्वे का काम वहां पूरा हो गया है, अदालती कार्रवाई चल रही है। मथुरा में भी ईदगाही मस्जिद को ढहाने के लिए और कहा जा रहा है कि ईदगाही मस्जिद की जगह पर ही कृष्ण पैदा हुए थे और कृष्ण मंदिर बना था, और उस कृष्ण मंदिर को ध्वस्त करके मुगल काल में औरंगजेब ने ईदगाही मस्जिद बनाई है, और उस कृष्ण मंदिर को पुनः से प्राप्त करने के लिए ईदगाही मस्जिद को ढहाने के लिए यहाँ का मुकदमा भी अदालत में चल रहा है। सिर्फ काशी और मथुरा से इनका पेट नहीं भर रहा, अब इसको पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने संभल में मुगल कालीन मस्जिद के नीचे हरिहर महादेव का मंदिर की घंटी बजते हुए इनके कानों में सुनाई दे रही है, और उसका सर्वे कराने के लिए भी निचली कोर्ट से अनुमति ले करके सर्वे शुरू किया गया। दंगा भड़का, फसाद हुआ, लोग मारे गए। संभल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह राजस्थान तक यह हवा पहुंच चुकी है, यह आग पहुंच चुकी है, और अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर इनकी कुदृष्टि जमी हुई है। एक एक करके पूरे भारत में जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मुस्लिम पुरावशेष हैं, उसमें ताजमहल भी शामिल है, सबको निशाने पर लेना चाहते हैं, और सभी मस्जिदों और पुरातात्विक स्थलों पर इनके भगवान की घंटी बज रही है और उनके नीचे मंदिर छिपा हुआ है। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तेजो महालय का मंदिर है, शिव का मंदिर है, जिसे कि कोर्ट ने कई बार ठुकरा दिया है अर्जी को, जिसमें मंदिर कह करके ताजमहल को नष्ट करने की बात कही गई थी। इसी तरह से लोअर कोर्ट में जो खेला खेला जा रहा है और सभी मुस्लिम अवशेषों को, पुरावशेषों को, मस्जिदों को ढहाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, यह प्रक्रिया सिर्फ कट्टर हिंदू नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी काट संविधान के मुद्दे से बड़ा मुद्दा बनाना है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, और उसी मुद्दे के आधार पर अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड और संविधान बचाने का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि अब प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अगर हम इस तरह का उग्र हिंदुत्व और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, इनकी मस्जिदों को निशाने पर नहीं लेंगे, इनका देश निकाला नहीं करेंगे, तो हम हिंदुओं का वोट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यह सब करेंगे तभी हमें हिंदू वोट देंगे, और जब हिंदू और मुस्लिम के बीच 80-20 का खेला हो जाएगा तो हम अनंत काल तक जीतते रहेंगे, राज्यों के चुनाव भी और केंद्र का चुनाव भी। तो भारतीय जनता पार्टी को शायद यह नहीं पता है
कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अब संविधान की धर्मनिरपेक्षता और उसके समाजवाद पर चोट करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए आरएसएस ने एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डाला कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द, समानता शब्द को हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को अपने एक बड़े फैसले में संघ के बीजेपी के मंसूबे पर कुठाराघात किया, हथौड़ा चलाया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द, समाजवाद शब्द संविधान की प्रस्तावना से कतई नहीं हटाया जाएगा। इससे संघ को बड़ा झटका लगा है। संविधान दिवस 26 नवंबर के एक दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संघ पर हथौड़ा चलाया है, हम समझते हैं ये बहुत अच्छी बात है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने के लिए संविधान को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रही है और उन टुकड़ों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आपको हम याद दिलाएं कि जब नए संसद भवन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद लोग प्रवेश किए थे तो संविधान की एक एक प्रति सबको भेंट की गई थी और उस संविधान में जो आरएसएस चाहता है वही हुआ था। धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब, समाजवाद शब्द गायब, समानता शब्द गायब थे। बहुत हो हल्ला मचा, तब जाकर के यह सफाई दी गई कि उन 42वें संविधान संशोधन के पहले जो संविधान मौलिक संविधान था, हमने उसकी प्रति भेंट की है। 42वें संशोधन में आपको बता दें कि धर्मनिरपेक्षता, समानता और समाजवाद शब्द को डाला गया था संविधान की इसी प्रस्तावना में। और जब 1976 में 42वां संशोधन हुआ और इसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता का सिद्धांत डाला गया तो इसका बहुत कड़ा विरोध आरएसएस ने किया था। और अब आरएसएस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई संविधान की प्रस्तावना को बदलने के लिए, इसमें से शब्दों को निकालने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ लगाया है, यह प्रजातंत्र के लिए जरूरी था, संविधान की अक्षुण्णता के लिए जरूरी था। तो भारतीय जनता पार्टी अनैतिक रास्तों पर चल करके, गलत प्रोपोगंडा बना करके अगर चुनाव जीतना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत है, वहां पर उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और जो हिंदू मुस्लिम का खेला खेलने का इनका घिनौनी चाल सामने आ रही है, इसे भी इस देश के 98 करोड़ मतदाता नकार देंगे। याद कीजिए, कर्नाटक चुनाव के बाद आरएसएस ने खुद कहा था कि अब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं चलेगा, अब राम मंदिर कृष्ण मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा। और वही हुआ भी। आपने देखा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई और लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई परास्त नहीं कर सकता, विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। लेकिन उसी अयोध्या फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर वोट मिला ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो 72 सीटें 80 में से लाया करती थी, निपट गई और वह 33 सीटों पर आ गई। अखिलेश अकेले दम पर 37 सीटें लेकर के आते हैं। तो इनके मुंह में जो खून लग चुका है, ये समझ रहे हैं कि यह खून हड्डी से निकल रहा। एक कुत्ता हड्डी चबा रहा था, सूखी हड्डी, और उसमें से कुत्ते को लगा कि खून निकल रहा है, लेकिन वह खून हड्डी का नहीं था, वह खून कुत्ते के मसूड़े का था।
कुत्ते से के दांत कमजोर हो गए, हड्डी तोड़ते तोड़ते तो खून निकलने लगा। कुत्ते आह्लादित हो गया और ताकत लगा करके वह हड्डी को तोड़ने लगा, खाने लगा। वही हाल भारतीय जनता पार्टी की है। हड्डी से खून नहीं निकल रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दांतों से, मसूड़ों से खून निकल रहा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के मुद्दे को ये छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ये संविधान विरोधी हैं, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये भारत को, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मानसिकता रखते हैं। लेकिन यह देश नहीं चाहता है कि जो ये चाहते हैं वही हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जनगणना नहीं कराना चाहती है, ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहती है, बल्कि जो हक अधिकार मिले हैं उसे भी छीनना चाहती है संविधान को बदल करके। इनकी मानसिकता को पूरा देश समझ चुका है, खास करके 98 करोड़ मतदाता समझ चुके हैं। राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे को उठाकर, ओबीसी के मुद्दे को उठा करके जो अभियान चलाया था, वह अभियान का संदेश अब ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक पूरी तरह से पहुंचने वाला है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से वह संदेश नहीं पहुंच पाया था, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर ओबीसी का मुद्दा, संविधान का मुद्दा निचले स्तर तक चला गया तो उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो जाएगी। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए फिर से वह हिंदू मुस्लिम पर उतर आई है और मुसलमानों के साथ अत्याचार, उनके मस्जिदों पर अत्याचार, उनकी जीवन शैली पर अत्याचार, उन्हें देश निकाला करने की कोशिशें कर रही है भारतीय जनता पार्टी। CAA NRC इसीलिए लाया गया था कि मुसलमानों को इस देश से निकाल करके मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए और वहां के हिंदुओं को यहां बुला लिया जाए, और जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है उस पर हिंदुओं का अधिकार जमा दिया जाए। लेकिन उसमें वह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब वह मुसलमानों को इतना भयभीत करना चाहती है कि उनके पूजा स्थलों पर चोट कर रही है, और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें लगभग सभी मुस्लिम पुरावशेष और धर्म स्थल संकट में हैं। 3000 के आसपास बड़े मस्जिद और पुरावशेष हैं इस देश में मुसलमानों की, जिसमें से कि कुछ मुगल काल के भी हैं। तो चाहे मुगल काल के हो, चाहे आधुनिक काल के हो, चाहे 21वीं शताब्दी के बने हो, अगर वह पुरावशेष नहीं है, नए ढांचे बनाए गए हैं मस्जिद के, तो सभी पर निशाना साधा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने के लिए किसी भी निचले स्तर तक गिर सकती है। इन्होंने कटोगे बटोगे का नारा दिया था, लेकिन वह नारा काम नहीं आया। इनका कहना है कि महाराष्ट्र में बड़ी जीत के लिए कटोगे मरोगे का नारा हिट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यह नारा हिट होता तो यह नारा जम्मू कश्मीर में भी काम आता और भारतीय जनता पार्टी की जीत होती। जम्मू क्षेत्र में हिंदू बहुत हैं। अगर कटोगे बटोगे का नारा हिट हुआ होता तो झारखंड में इनकी जीत होती, लेकिन वहां बुरी तरह से हार हुई है। जितनी बुरी तरह से इंडिया गठबंधन, अघाड़ी गठबंधन की हार महाराष्ट्र में हुई है, उससे ज्यादा बुरी तरह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की हार हुई है। 56 सीटें मिली हैं विधानसभा की झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को। सिर्फ 24 सीटें मिली हैं एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी को। तो अनुमान लगा लीजिए कि दोगुने से भी ज्यादा सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन को। और जो ढिढोरा पीटा जा रहा है महाराष्ट्र जीतने के बाद कि अब इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, तो हम यह कहना चाहेंगे, कि 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 पर
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है और 2 पर इंडिया गठबंधन जीता है। हरियाणा, महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। झारखंड और जम्मू कश्मीर इंडिया गठबंधन जीता है। तो कैसे ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं मिली और अब ये टूट के कगार पर है और अब विपक्ष खत्म हो जाएगा। हम समझते हैं कि उपचुनाव में जो पूरे देश में लगभग हर राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुला। वे राज्य हैं, केरल में 2 सीटें थी विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, इंडिया गठबंधन दोनों सीटें जीत लिया। कर्नाटक में 3 सीट थी, बीजेपी गायब। पंजाब में 4 सीट थी, एनडीए गठबंधन गायब। मेघालय में 1 सीट थी, इंडिया गठबंधन को मिली। सिक्किम में 2 सीट थी, इंडिया गठबंधन को मिली। पश्चिम बंगाल में 6 सीट थी और 6 सीटें पूरा ममता बनर्जी की टीएमसी को मिली। तो 6 राज्यों में तो इनका खाता ही नहीं खुला। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो 9 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, जिसमें से 7 पर कब्जा जमा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। कब्जा कैसे जमाया है, कैसे मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक से, बंदूक लहराते हुए दरोगा ने जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से मना किया, महिला मतदाताओं को वोट देने से मना किया, तो धन बल से, शस्त्र से, हथियार से और चुनाव आयोग की सेटिंग से 7 सीटों पर कब्जा किया है। यह 7 सीटें योगी आदित्यनाथ के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि अगर 7 सीटें नहीं जीतते तो उनकी कुर्सी खतरे में थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का, ये सरासर गलत है। कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी की बदनामी करना चाहेंगे, लेकिन ये राहुल गांधी को जितना बदनाम करते हैं उतना ही राहुल गांधी और शक्तिशाली होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा पिछले वर्षों में कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन राहुल गांधी इतना मजबूत हुए कि प्रधानमंत्री के बाद का जो संवैधानिक पद, नेता प्रतिपक्ष का पद, एलओपी का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और अब अगर मध्यावधि चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया है और इस देश के मतदाता समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, किस तरह से ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है कि उनकी गणना तक नहीं करा रही है, ओबीसी का हक अधिकार नहीं देना चाहती है। तो यह संदेश निचले स्तर तक पहुंच चुका है और अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होगी। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने आज शपथ लिया संविधान को हाथ में लेकर के, और उन्होंने कहा कि संविधान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। संविधान और लोकतंत्र, भारत धर्मनिरपेक्ष भारत से बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो संविधान हाथ में लेकर के शपथ लेने का मतलब आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। राहुल गांधी ने भी जब संसद में सदस्यता प्राप्त करने के बाद शपथ लिया तो उनके हाथ में संविधान नहीं था, लेकिन आज वह काम प्रियंका गांधी ने कर दिया है। और अब संसद भवन में प्रियंका गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी मिल करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को एक्सपोज करने का काम करेंगे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करने का काम करेंगे, इससे हमें लगता है देश समझेगा
कि आरएसएस क्या चीज है, भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है और नरेंद्र मोदी क्या चीज है। और जिस दिन समझ में आ गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर ही नहीं बल्कि सियासत से बाहर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।